मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में आज कई ऐतिहासिक निर्णय गए, चाहे बात युवाओं के लिए प्रोत्साहन योजना की हो, किसानों के लिए सिंचाई सुविधा की हो या निर्यात और औद्योगिक विकास की। कैबिनेट की यह बैठक प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने वाली रही है। देखिए, सबसे पहले तो आज जो हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की योजना युवाओं के लिए प्रारंभ की और एकदम फ्रेश हुआ। जो पढ़ाई करके निकलता है, यदि उसको नौकरी मिलती है तो केंद्र सरकार उसको 15,000 रुपये देगी। मैं समझता हूँ ये एक युवाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा है कि कहीं पर भी उसको नौकरी करना हो तो एक तो इंडस्ट्रीज को भी लाभ है, वो आराम से रखेंगे उसको, और 15,000 रुपये उसको केंद्र सरकार से मिलेंगे और फैक्ट्री वाले जो देंगे वो अलग है। इसमें लगभग 3.50 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है कि ये प्रोत्साहन राशि से युवाओं में रोजगार का अवसर मिलेगा। उसके साथ ही दूसरी और उन्होंने घोषणा की थी कि हम नई जनरेशन जीएसटी पॉलिसी ला रहे हैं और न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रोजमर्रा की जितनी भी चीज़ें वो सस्ती होगी, टैक्स कम होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि समय की मांग है कि एक बार जीएसटी की समीक्षा हो। तो इससे मुझे लगता है कि सामान्य लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी और थोड़े से इसका लाभ मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस सबको मिलेगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अच्छी घोषणा के लिए, जन कल्याणकारी घोषणा के लिए बधाई देता हूँ। इस बार आपको मालूम होगा, स्वतंत्रता दिवस में हमने एक नवाचार किया है। हमेशा स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी का एक भाषण आता था, मुख्यमंत्री जी का, और उस मुख्यमंत्री जी का भाषण को लगभग 45 मिनट 50 मिनट तक हम पढ़ते थे और लोग उसको कोई गंभीरता से सुनता भी था। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के पहले हम 4-5 लोगों की बैठक रखी थी। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, जगदीश जी, प्रहलाद भाई, मैं, राकेश सिंह, हम सब लोग बैठे थे। इस बार नवाचार क्या किया जाए, तो ये तय हुआ कि प्रत्येक जिले के अंदर एक LED स्क्रीन लगाई जाए और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हो और एक समय सीमा भी हमने कहा कि 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो प्रदेश की सारी बात आ जाए। उसके बाद फिर जिले के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट के काम हुए वो प्रभारी मंत्री स्वयं बोले। तो इसका बड़ा अच्छा लाभ भी मिला और स्थानीय लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की कि हमको भी नहीं पता था कि जिले में क्या क्या हो रहा। आपके भाषण से पता लगा कि जिले में इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं। तो ये एक अच्छा प्रयोग था और इसकी सब दूर प्रशंसा भी हुई है और मैं समझता हूँ कि भविष्य में और हम इसको ईजी कैसे कर सकेंगे, इसके ऊपर भी हम इस नवाचार में ध्यान देंगे। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश वित्तीय वर्ष 24-25 में अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए अब तक का सबसे ज़्यादा 66.218 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। ये लगभग 6% पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा है और इसमें सोयाबीन, फार्मेसी और इंजीनियरिंग गुड्स, इन सब में काफ़ी प्रगति हुई है और मार्केटाइज एक्सपोर्ट में लगभग, जैसे मैंने बताया आपको, कि 66,218 करोड़ का योगदान है, जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और सूचना प्रौद्योगिकी में 4,038 करोड़ का योगदान है। इस क्षेत्र में हम पिछले वर्ष तक राष्ट्रीय स्तर पर 15वें स्थान पर थे, अब हम 11वें स्थान पर पहुंच गए और हम अगली बार और कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का निर्यात और बढ़े। कोई भी प्रदेश जब विकास करता है तो उसमें पूंजीगत व्यय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि पिछले चालू वित्तीय वर्ष में हम तिमाही पूंजीगत व्यय में
देश के जो प्रथम 3 राज्य हैं जिन्होंने डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत राशि में बजट में प्रावधान किया, उसमें मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। गुजरात जहां 65% पूंजीगत व्यय हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 42% और मध्य प्रदेश में 41% बजट पूंजीगत व्यय में हुआ। ये एक विकसित होता है, विकासशील, एक विकसित होते हुए प्रदेश का द्योतक है और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से भेंट की है और भोपाल की मेट्रो और यहाँ किसानों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है, जहाँ केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है। वहीं हमने इरिगेशन का रकबा काफ़ी बढ़ाया है और विशेषकर नदी जोड़ो अभियान के बाद आने वाले समय में लगभग मध्य प्रदेश की 60 से 70% जमीन सिंचित हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी बात है और हमारा जो लक्ष्य है 100% जमीन को सिंचित करने का है और इससे किसान के उत्पादन में, किसान फसल पहले 1 लेता था, फिर अब 2 लेना चालू करी, अब 3 और नर्मदा किनारे के किसान तो 4 खेती ले रहे हैं और इसलिए किसान काफ़ी खुश हैं और एक किसान सम्मेलन हम भोपाल में करना चाहते हैं और इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित किया है। जब भी वो समय दे देंगे। आप सभी जानते हैं अभी प्रधानमंत्री जी का एक भाषण हुआ था, उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी बहुत ज़रूरी है और उन्होंने आग्रह किया था कि हमारे स्वदेशी कलाकार, उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं आप खरीदेंगे तो भारत आत्मनिर्भर होगा और इसी दृष्टि से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि पिछले दिनों राजनाथ सिंह जी ने रायसेन कुमरिया गांव में 10 अगस्त को BML आधुनिक रेल कोच कारखाने का शिलान्यास किया है। शायद आपकी जानकारी होगी कि पहले रेल के डिब्बे भी हम बाहर से मंगाते थे, अब हम स्वयं मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और हमारे देश की रेल में कोशिश ये होगी कि हर चीज़ स्वदेशी हो और इस दिशा में पिछले 11 वर्षों में काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। इसी तरह धार में PM मित्रा पार्क, आप सभी जानते हैं टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है और मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश टेक्सटाइल के मामले में पूरी दुनिया में पहचान होती थी। कभी धीरे धीरे हमने अपनी पहचान खोई, पर हम पुनः पहचान बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत रुचि है इसमें और इसलिए PM मित्रा पार्क यहाँ पर धार जिले के अंदर एक बड़ा बन रहा है। उसके उद्घाटन के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं और अभी आप जानते हैं कि हमने अलग अलग जिलों की विशेषता के अनुसार अलग अलग जिलों में कॉन्क्लेव किए। कटनी जो कि माइंस के लिए पहचाना जाता है, वहाँ पर भी हमारा 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव है और इसमें देश भर के माइनिंग क्षेत्र में काम करने वाले लोग आएंगे। इस कॉन्क्लेव में स्ट्रेटेजिक एवं क्रिटिकल मिनरल पर फोकस होगा। कल महाकाल की आखिरी सवारी निकली थी। इस बार हमने महाकाल की सवारी में अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए। पहली सवारी जो निकली थी वो शंखनाद वैदिक मंत्रों के साथ ब्राह्मणों के नेतृत्व में निकली थी और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी में अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए हमने, जिससे हमारे यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा क्या क्या है। तो भारतीय लोक नृत्य जितने हैं अलग अलग देशों के, उन सब का प्रदर्शन वहाँ पर किया गया था। यह एक धार्मिक पर्यटन भी बने
ये हमारी कोशिश है। और कल की अंतिम सवारी में सब वर्ग के लोग थे, विशेषकर जनजाति वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में थे, जो जनजाति नृत्य करते हुए चल रहे थे, और वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र था। और मुझे लगता है कि उज्जैन में जो कल की महाकाल बाबा की सवारी निकली थी वो बड़ी ऐतिहासिक थी। मतलब मैं तो हमेशा ही जाता रहता हूँ, पर कल जैसे सिंहस्थ में भीड़ होती है ऐसी भीड़ थी। वो बड़े ज़बरदस्त लोग आए थे और बहुत श्रद्धा के साथ आए थे। प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। और उस यात्रा के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। अब इसमें पुष्प वर्षा में भी हमारी जनभागीदारी थी। हमने बोला जो महाकाल बाबा के ऊपर पुष्प अपना अर्पित करना चाहे वो यहाँ रख दे, पुष्प डाल जाए। हम हेलीकॉप्टर से महाकाल बाबा को पुष्प बरसाएंगे। लोगों ने बड़ी संख्या में पुष्प दिए और हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से बाबा की सवारी पे पुष्प वर्षा की गई। एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMCS, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यहाँ पर भोपाल के पास बैरसिया में डल रहा है। ये भारत सरकार के सहयोग से डल रहा है और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग इसका नोडल विभाग है। इसमें लगभग 371 करोड़ का निवेश होगा। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो बाकी इसलिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थान की बड़ी आवश्यकता थी। भारत सरकार के माध्यम से हमने 371 करोड़ का एक सैद्धांतिक स्वीकृति हमको मिली है। उसमें 225 करोड़ रुपया राज्यांश होगा और 146 करोड़ भारत शासन देगा। यह योजना जितने भी हमारे वर्तमान में है R&D सबके पास छोटे छोटे हैं, उन सबसे कनेक्टेड होगा, उनको सहयोग भी प्रदान करेगा, उनसे अपडेट भी लेगा और उनकी आवश्यकता जो होगी उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेगा। यह साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे हमारे छोटे छोटे वैज्ञानिक भी तैयार होंगे। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है और काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं और वर्ष भर स्पर्धाएँ होती रहती है बच्चों की, तो उन्हें उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उचित गाइडेंस भी नहीं मिलता। तो यह जो परियोजना है यह गाइडेंस भी प्रदान करेगी और एक प्लेटफॉर्म भी देगी, जिससे कि हमारे नए वैज्ञानिक को अवसर मिल सके अपनी क्षमता दिखाने का। मुझे लगता है कि इसके अलावा है कुछ बहुत है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपने घोषणा पत्र हम नहीं कहते हैं उसको, संकल्प पत्र कहते हैं। संकल्प पत्र में कहा था कि हर संभाग के अंदर एक आयुष चिकित्सालय और वेलनेस सेंटर हम बनाएंगे। तो अभी 5 आयुर्वेदिक महाविद्यालय बन रहे हैं और वेलनेस सेंटर बन रहे हैं। सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, मुरैना और बालाघाट, इसकी आज स्वीकृति मिली है। और प्रत्येक महाविद्यालय की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 70 करोड़ होगी। इस प्रकार ये 5 के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए का एक अनुमानित लागत है। इस महाविद्यालय के माध्यम से जहाँ हम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देंगे, वहीं पर आजकल वेलनेस सेंटर्स काफ़ी डल रहे हैं। लोग प्रकृति के पास आकर प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से प्राकृतिक परंपराओं के अनुरूप किस प्रकार जीवन जिए उसकी बहुत कोशिश करते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। हम कोशिश करेंगे इन स्थानों पर वो सब वेलनेस सेंटर बने, लोग आएँ आराम से 2-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन रुकें और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का भी लाभ उठाएं और एक प्राकृतिक चिकित्सा का भी लाभ उठाएं।
भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में एंडोक्राइनोलॉजी, आप सभी जानते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी के माध्यम से साधारणतः जो बीमारियां होती हैं उसके लिए हमारे यहाँ कोई स्पेशलिस्ट मध्य प्रदेश में नहीं है। तो एक रिसर्च सेंटर पे बने, वहाँ पर R&D हो और विशेषज्ञ आए, इसके लिए इस विभाग की बहुत ज़रूरत थी। आज कैबिनेट ने इस एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें वर्तमान में MBBS पाठ्यक्रम की 250 सीट उपलब्ध है। भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत इसमें 134 सीटें स्वीकृति की गई है। इसमें बहुत सारे पदों की आवश्यकता होगी। कुल 20 पद स्वीकृत किए हैं, जिसमें सहायक प्राध्यापक, सीनियर प्रेसिडेंट, जूनियर रेसिडेंट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर नर्सिंग ऑफिसर्स और प्राध्यापक। इसमें वार्षिक जो पदों की उन्नति है, पद के सृजन में 1 करोड़ की लागत आएगी। जैसा मैंने पहले बता ही दिया आपको कि यह विभाग की मध्य प्रदेश में बहुत ज़रूरत थी। इससे उपजने वाली बीमारी जैसे थायराइड, शुगर, ये सब अभी WHO के हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, एशिया के अंदर हर 6ठा व्यक्ति शुगर का मरीज होगा। तो ये सब हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी उसका परिणाम है। तो इसके ऊपर रिसर्च और सही इलाज मिले लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप सभी जानते हैं कि हमारे अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग को मध्य प्रदेश सरकार शिक्षावृत्ति देती है, और इस शिक्षावृत्ति के माध्यम से वो न सिर्फ अध्ययन करते हैं बल्कि अपना जीवन व्यापन भी कर लेते हैं विद्यार्थी जीवन में। तो साधारणतः ये 2 महीने छुट्टी के काट ली जाते थे और 10 महीने की ही दी जाती थी। पर फिर हमारे आदिवासी भाइयों ने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब भी जो आदिवासी क्षेत्र में गए कि हमें 10 महीने की दी जाती है, 12 महीने की दीजिए। तो आज स्वीकृति दे दी कैबिनेट ने। अब जितने भी आदिवासी भाई हमारे पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, अब उनको 12 महीने की शिष्यवृत्ति मिलेगी, क्योंकि बीच बीच में कई कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उनको हॉस्टल में रहना होता है। और कोई लोग तो इतने गरीब होते हैं कि घर में पढ़ने की जगह नहीं देती, तो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आखिर हॉस्टल में देते हैं तो खर्चा तो लगता ही है। तो यह हमारे जो जितने भी आदिवासी भाई हैं इनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और इसमें विद्यार्थियों को, बच्चों को बता दीजिए ना, इसमें बच्चों को 1650 रुपये और बेटियों को लगभग 1750 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है। ये जितने भी सिविल सेवा के हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी जितने भी अवकाश के नियम हैं वो भारत सरकार के अनुरूप अब कर दिए गए हैं, जिसमें विशेषकर जितनी महिला शासकीय सेवक है उनको कमीशनिंग माँ की प्रसूति का अवकाश की पात्रता है। ये नवीन प्रावधान है। कमीशनिंग से मतलब है कि खुद की गोद का उपयोग नहीं करते हुए किसी दूसरे की गोद का उपयोग करें, तो उस बच्चे के लालन पालन के लिए। और पहले हमारे यहाँ प्रावधान नहीं था। सेरोगेट अवकाश विभागों में शैक्षणिक सफर को 1 वर्ष में 10 दिन का अर्जित अवकाश की पात्रता है। ये भी एक नवीन प्रावधान है। दत्तक संतान ग्रहण करने के लिए शासकीय सेवक को पितृत्व कुल 15 दिवस की पात्रता है। ये भी एक नवीन प्रावधान है। संतान पालन अवकाश की पात्रता एकल पुरुष शासकीय सेवक को भी दिया जाना, ये नवीन प्रावधान है।
यदि कोई सिंगल पेरेंट्स हो उसको भी दी जाएगी। दिव्यांग अथवा गंभीर अस्वस्थ शासकीय सेवक उसको अवकाश का आवेदन देना जरूरी होता था। अब यदि वो अवकाश का आवेदन नहीं दे, बाद में भी दे, तो भी उसको मान्य किया जाएगा। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बेहोश हो गया, नहीं दे सकता, तो ये एक भारत शासन के जितने प्रावधान थे हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारे यहाँ के जो सिविल सेवा में काम करने वालों अधिकारी हैं उन सबको लाभ मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में गीता भवन बनाने की घोषणा की थी। आज कैबिनेट ने उसको स्वीकृति प्रदान की है और आग्रह किया गया सबसे कि हर जिले के अंदर एक गीता भवन हो। गीता भवन सिर्फ प्रवचन का नहीं, हमारी संस्कृति का भी केंद्र बने, तो वहाँ पर एक अच्छी लाइब्रेरी हो, एक अच्छी कैफेटेरिया हो और एक बढ़िया सा स्थान बने, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बने। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी। आज हमने उसको कैबिनेट में स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें सारे कलेक्टर को निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर नगर निगम नगर पालिका के पास जमीन नहीं हो तो राजस्व की जमीन वो चाहे तो उसे 1 रुपये मूल्य पर दी जाए गीता भवन के लिए। ये निर्देश माननीय जिलाधीशों को दे दिए गए हैं। यह योजना 5 वर्ष के लिए है। 5 वर्ष में सभी जिले के अंदर ये गीता भवन बन जाना चाहिए, इसी अपेक्षा की गई है। नहीं, अभी पैसे की बात नहीं की गई। हो सकता है कि कुछ लोग सक्षम हैं जो खुद ही बना लें, कुछ लोग उसको पीपीपी मॉडल पे बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमने बताया आपको कि एक अच्छा केंद्र बने जहाँ कैफेटेरिया हो, जहाँ पर लोग बैठ सकें, लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ना नहीं और अच्छी पुस्तक की लाइब्रेरी। कोई खरीदना चाहे तो किताब भी खरीद सकेगा। एक मुरैना जिले के केलारस में बहुत पुरानी शुगर फैक्ट्री है जो काफ़ी वर्षों से बंद थी। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, वहाँ के जनप्रतिनिधि अदल सिंह कंसाना जी, उन सबका इच्छा थी कि मिल बंद है, बाकी वहाँ पर मजदूरों का पैसा नहीं मिला। तो हमने, आप जानते हैं कि जैसे माननीय मोहन जी ने शपथ ली और उसके बाद सबसे पहला काम किया था कि हुकमदेव मिल के मजदूरों को जो कम से कम 25-30 साल से उनका बकाया राशि के लिए आंदोलन कर रहे थे, हमने वो काम देने, उनको राशि देने का काम किया था, मिल की ज़मीन बेचकर और उसका व्यवसाय के उपयोग करके। उसी प्रकार इस मुरैना के शक्कर कारखाने का भी हम, वहाँ पर ये था कि पहले तो प्रस्ताव ये आया था कि इसको बेच दिया जाए, वहाँ पर एक एमएसएमई के बड़ा सेंटर बना दिया जाए, पर वहाँ किसानों की वैसी इच्छा है कि शक्कर कारखाना ही डले। तो यदि किसान, जनप्रतिनिधि सब लोग मिलकर आग्रह करेंगे तो वहाँ पर फिर से आधुनिक शक्कर कारखाना डालेंगे, क्योंकि लोगों ने अपनी क्रॉप चेंज कर ली। पहले वहाँ गन्ना काफ़ी होता था, अब गन्ना कम होता है। यदि किसान चाहेंगे कि हम गन्ना बोना चाहते हैं तो इसको चालू करेंगे, और नहीं तो वहाँ पर छोटे छोटे उद्योग एमएसएमई के लिए जगह मिल जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान कर दी है। इसकी राशि की मजदूरों को मिलने वाली राशि इसमें देनदारियां लगभग 54.81 करोड़ है।